हमने दूसरे वीडियो क्लास में ये देखा कि भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। अब हम इस तीसरे वीडियो क्लास में देखेंगे कि जो संविधान बन गया उसमें क्या प्रमुख बातें सामने आई। तो आज जो पहली बात देखेंगे वो आएगा संविधान की अनुसूचियां। हमने देखा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। तो वो जो अनुसूचियां थी उनके बारे में भी सवाल आते हैं। इसमें पहली अनुसूची फर्स्ट, भाई काम की शुरुआत करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि हमारा एरिया कहां तक था, हमने संविधान कहां लागू किया। तो इसमें भारत राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब है कि हमारे देश का एरिया कितना है, उसमें सभी क्षेत्रों का वर्णन है। ये पहली अनुसूची है। दूसरी अनुसूची, दूसरी के अंदर संवैधानिक पद हैं। इसमें मुख्य राष्ट्रपति और बाकी सभी, जिनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे, ये सभी संवैधानिक पद दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। अब है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में उपरोक्त पदों की शपथ का प्रारूप है। कौन से पद जो दूसरी में दिए गए हैं? दूसरी में क्या क्या है? सभी संवैधानिक पद है। इसमें राष्ट्रपति है, इसमें उपराष्ट्रपति है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इसमें अन्य न्यायाधीश है। तीसरी अनुसूची में इन सभी पदों की शपथ का प्रारूप है, ड्राफ्ट है शपथ का कि आखिर ये अपने पद की शपथ किस तरह से लेंगे। चतुर्थ, चौथी अनुसूची, राज्यसभा सीटों का आवंटन। हमारी संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसमें सभी राज्यों को सीटें आवंटित की गई है, उनका आवंटन इसमें दिया। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मतलब एसटी के क्षेत्र। तो इन सभी का प्रशासन किसमें दिया गया है भाई? पांचवी अनुसूची में। ये पांचवी के अंदर है। छठी अनुसूची और पांचवी लगभग एक सी है। छठी में भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का ही प्रशासन है, लेकिन उसमें 4 विशेष राज्यों का उल्लेख है: असम, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा। ये पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं भाई। इन चारों राज्यों का इसमें विशेष तौर पर उल्लेख है। इनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इस छठी अनुसूची में उल्लेखित है। अब है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में दिया गया केंद्र राज्य संबंध में शक्तियों का विभाजन। यानी हमारा जो केंद्र सरकार का ढांचा है और जो सभी राज्य सरकारें हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन है। ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुसूची है भाई मेरे हिसाब से। बहुत बार पीएससी के एग्जाम्स में, एसएससी में, आरपीएससी में, रेलवे में, सभी में इसमें से सवाल आते हैं। इसमें 3 सूचियां हैं। चूंकि देखो केंद्र सरकार है अपने पास एक लेवल पर और उसके अधीन राज्य सरकार है, दोनों में झगड़ा ना हो इसलिए शक्तियों का बंटवारा दिया गया था। इस बंटवारे के लिए इन्होंने 3 सूचियां बनाई। कितनी सूचियां बनाई? 3। दोबारा से इस बात को समझो, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में ताकतों को बांटती है। क्या क्या है? पहली सूची संघ सूची। पहली सूची कौन सी है? संघ सूची। ये केंद्र सरकार के पास होती है, यानी इस सूची पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इसमें 97 विषय है। मोटे तौर पर क्या क्या है? रक्षा, विदेशी मामले, रेल, संचार, मुद्रा, ये सबके सब इसी में है। दूसरी है राज्य सूची। भाई राज्य सूची केंद्र सरकार के पास नहीं होती, केंद्र इस पे कानून नहीं बनाता। कौन बनाएंगे? राज्य। ये राज्य सरकारों के पास है। इसमें कुल 61 विषय है। कितने विषय हैं भाई? 61। मूल संविधान में 66 थे,
5 को बाद में इन्होंने हटा दिया। किस किस को? शिक्षा है, नापतोल है, न्याय प्रशासन है, वन व वन्य जीवों का संरक्षण, इन सबको इन्होंने यहां से हटा दिया है। पहले ये 66 थे, अब 61 है। क्या क्या आते हैं इसमें? मोटे मोटे याद रख लेना। शांति व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, जन स्वास्थ्य, सहकारिता, पर्यटन, ये सब के सब किसमें है? राज्य सूची में है। अब सबसे आखिरी और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब समान, किसके? केंद्र और राज्य के, दोनों के पास बराबर का अधिकार है भाई समवर्ती सूची पे। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। कुल विषय कितने हैं? 52। मूल संविधान में कितने थे? 47। यानी इसमें बढ़ गए, कितने बढ़े भाई? 5। इसमें घटे कितने? 5। ये पांचों ही बढ़ के इधर आए, यहां से कट के यहां आ गए। न्याय प्रशासन यहां से कट के यहां समवर्ती में आ गया, शिक्षा यहां आ गया, नापतोल यहां आ गया, वन व वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब समवर्ती में आ गए हैं। याद रखिएगा, समवर्ती पर कानून दोनों बना सकते हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा, कानून दोनों बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों बना दे तो स्वीकार्य केंद्र का कानून है। जिस सीमा तक राज्य का कानून केंद्रीय कानून को चुनौती देगा उस सीमा तक वो स्वतः ही निरसित हो जाएगा। तो यह है 7वीं अनुसूची। अब हम देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई है। क्या दिया गया है भाई? मान्यता प्राप्त भाषाएं, कि किन किन भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है भाई कि मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में है, या भारत में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? कौन सी में है? 8वीं। कौन सी में है? 8वीं। देखो 8वीं पास करते करते भाषाएं समझने में आने लग जाती है, तो 8वीं अनुसूची में ही भाषाएं हैं। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14। आज कितनी है? 22। मतलब कितनी बढ़ गई? 8 बाद में जोड़ दी गई है। अब ये 22 भाषाएं हैं कौन कौन सी, इन्हें आपको याद रखना है भाई। दरअसल इनमें से सवाल घुमा फिरा के आते हैं, कौन सी भाषा को मान्यता है, कौन सी को नहीं है। तो इन्हें ना हम जब भारत का भूगोल याद रखेंगे नक्शेवार, तो आराम से याद रह जाएगा। देखो पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं, जहां 8 राज्य हैं वहां से 4 भाषाएं ली गई। भाई राज्य छोटे छोटे हैं तो 4 को हमने मान्यता दे ली। किस किस को दी? असमिया, असम में बोली जाती है। मणिपुरी, मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली, ये दार्जिलिंग के क्षेत्र में और सिक्किम में बोली जाती है। बोडो, ये भी पूर्वोत्तर के कुछ भागों में बोली जाने वाली भाषा है। 4 हो गई पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं। अब 5वीं भाषा है भाई बांग्ला, क्योंकि पूर्वोत्तर से चल करके हम आए बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल राज्य आया, तो 5वीं भाषा हमारी बांग्ला। फिर आया बिहार, अब दिल्ली की तरफ बढ़ते चले। बिहार में मैथिली बोली जाती है, बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में। संथाली, ये झारखंड की भाषा है। फिर हिंदी, हम सब जानते हैं बिहार के बाद यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान, इन सब की भाषाएं क्या है? हिंदी। फिर अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं, तो एक राज्य अभी बच गया उत्तर में, कश्मीर। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी, और जम्मू वाले हिस्से में बोली जाती है डोगरी। दोनों को मान्यता प्राप्त है। उसके बाद हम आगे चले, पंजाब आया। अब पश्चिमी सीमाओं के सहारे बढ़ेंगे तो पंजाबी, राजस्थान में हिंदी ही मान्यता प्राप्त है। गुजरात, गुजराती। फिर आया महाराष्ट्र, मराठी। फिर आया गोवा, कोंकणी, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी। फिर आया कर्नाटक, कन्नड़। फिर आया केरल, मलयालम। फिर आया तमिलनाडु। अब घूम के पूर्वोत्तर के सहारे बढ़ेंगे, पूर्वी तटों के सहारे ऊपर बढ़ेंगे। तमिलनाडु में तमिल, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, फिर उड़ीसा में ओडिसी। अब ये 3 भाषाएं, संस्कृत प्राचीन भारत की भाषा है, वैदिक साहित्य की भाषा है,
और हिंदी वाले क्षेत्रों में ये भी कहीं कहीं बोली जाती है। उर्दू ये मुस्लिम संप्रदाय की भाषा है और साहित्यिक भाषा भी गिनी जाती है, और सिंधी ये सिंधी संप्रदाय की भाषा है। तो ये 3 संप्रदाय विशेष की भाषाएं हैं। इस प्रकार से टोटल 22 भाषाएं हो गई। भाई आपको ये भी याद रखना है, हमारे पास मूल संविधान में कितनी थी? 14, हमने बाद में जोड़ी 8। कब जोड़ी गई? तो नोट नंबर 1 याद रखे, 21वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा, सॉरी 1967 द्वारा, मैं गलत बोल रहा हूं, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई एक भाषा, कौन सी? सिंधी। ये बाद में आई है। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 71वां जो संविधान संशोधन था 1992, इसके द्वारा जोड़ी गई 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई है, डोगरी, मैथिली, संथाली व बोडो। इस तरह से हमारी 8वीं अनुसूची पूरी हुई। अब देखेंगे 9वीं अनुसूची। देखिए 8 तो मूल संविधान में थी, ये तो बाद में आई है। तो 9वीं कब आई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951, उसके द्वारा भाई इन्होंने 9वीं अनुसूची को जोड़ा। इसमें क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन से निषेधित विषय। देखो हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसमें वो विधायिका के बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए निर्णयों व कानूनों की जांच कर सकता है, और अगर न्यायालय उन्हें संविधान के विपरीत पाता है या व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाता है तो उन्हें वो अवैध घोषित कर सकता है। इसको रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची अगली 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या है? दल बदल निषेध कानून। जो राजनेता होते हैं ना, एक पॉलिटिकल पार्टी में शाम को थे, सुबह दूसरी में आ गए, दोपहर तक तीसरी में चले गए, इसे रोकने के कानून है। अब आप लोग सवाल तो उठाएंगे कि सर अभी भी कहां रुका है। देखो मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा होता था कि राजनेता प्रतिदिन दल बदल लेते थे, बल्कि दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी। एक हरियाणा का विधायक था गियाराम, उसने एक दिन में 7 पार्टियां बदल डाली थी। तभी से आयाराम गयाराम की कहावत बनी है। इस कानून के द्वारा ऐसा हो गया है। अभी क्या स्थिति है? अभी यदि कोई निर्वाचित व्यक्ति दल बदलता है निर्वाचन के बाद, तो उसे अपनी उस सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं देगा तो स्वतः ही हटाया हुआ मान लिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजेपी के टिकट से कहीं से जीत गया, अब वो कांग्रेस में जाना चाहता है, तो उसे पहले अपने उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो। 11वीं अनुसूची अगली, ये 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे जोड़ा गया। क्या है इसमें? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय। आगे हम पढ़ेंगे जो ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज, उससे संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। अब 12वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें नगरीय सुशासन से संबंधित 18 विषय, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनसे संबंधित 18 विषयों का उल्लेख है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। ये कहां से जोड़ी गई? 73वें से 11वीं और 74वें से 12वीं जोड़ी गई है। तो ये थी हमारी कुल 12 अनुसूचियां। अब हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना।
देखिए प्रस्तावना का सीधा सा मतलब यह है, जैसे बुक के आगे आता है ना परिपेक्ष लिखा हुआ, वैसा ही संविधान के साथ में भी ये प्रस्तावना लिखी हुई है। यहां पर एक बात हमें सबसे पहली याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सवाल आता है भाई। एक विद्वान हुए हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव, इनका कहना है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। एक और इन्हीं का कथन है, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है भाई? संविधान की आत्मा। देखिए कई गाइडों में, किताबों में लिखा आता है संविधान की कुंजी है, कईयों में लिखा आता आत्मा है। दोनों ही कथन ठाकुरदास भार्गव के ही हैं। यहां पर हमें नोट डाल के एक बात याद रखनी होगी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में लिखा गया है वो संविधान की आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा कहा है। ये कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि संविधान की आत्मा क्या है। तो हमें ये नहीं याद रखना है क्या, ये याद रखना किसने क्या बताई है। ठाकुरदास भार्गव ने कही है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये संविधान की आत्मा है। अब हम प्रस्तावना पर वापस आते हैं। याद रखिएगा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब हुआ भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्या संशोधन किया गया? हटाया कुछ नहीं गया, केवल जोड़ा गया है। क्या? 2 शब्द। कितने शब्द जोड़े गए हैं? सिर्फ 2 शब्द। क्या क्या है? समाजवादी और अखंडता। केवल 2 शब्द जोड़े गए हैं भाई। क्या क्या? समाजवादी और अखंडता। अब यहां पर एक बात याद रख लेना है, एक बेरूबारी विवाद आया था। बेरूबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। यह विवाद 1960 का था। फिर 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद आया, उसमें भी नहीं माना गया। यानी उस जमाने में अगर आप जीके पढ़ रहे होते तो आप कहते कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यह सवाल आज भी आता है किसमें नहीं माना था? बेरूबारी विवाद में। फिर आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। कौन सा विवाद था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, भाग है। यह प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज क्या स्थिति है? तो भैया आज संविधान का अंग है प्रस्तावना। हम मानेंगे प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये आज की स्थिति है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अगर अब कोई सवाल आए कि अंग है या नहीं है तो क्या कहेंगे? है। 1973 से पहले आता और 1960 के बाद तो नहीं था, और 60 से पहले स्थिति स्पष्ट थी। इसलिए अब संसद इसमें बदलाव प्रस्तावना में कर सकती है, जो उसने किया भी 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आज हम देखेंगे संविधान का पहला भाग। ये जो भाग 1 है यह है भारत संघ राज्य क्षेत्र। इस भाग का नाम है, इसमें 4 अनुच्छेद हैं भाई, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। ये 4 अनुच्छेद इसमें शामिल है। अनुच्छेद 1 ये अति विशिष्ट है भाई, महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। क्या है अनुच्छेद 1 में? देखिए अंग्रेजी में लिखा है भारत, दैट इज कॉल्ड इंडिया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान में देश का नाम क्या है तो 2 नाम दिए गए हैं भाई। क्या क्या? भारत और इंडिया। क्या क्या नाम दिया गया है भाई? भारत और इंडिया।
देखो इसके अलावा हम जितने नाम बोलते हैं ना, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, ये वो, संविधान में कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ दो नाम है, भारत और इंडिया। एक और बात है, पूरी लाइन बताऊं आपको, इस तरह से लिखी हुई है, भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये शब्दावली पक्का याद रख लीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। ये भी पीएससी के एग्जाम्स में कई बार आता है, यूपीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में ये आता है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या लिखा गया है भारत को? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में दिया गया नए राज्यों का प्रवेश, कि कोई भी नया राज्य जो भारत में आना चाहे या कोई नया क्षेत्र आए और उससे हम नया राज्य बनाए, उसका प्रवेश किस विधि से होगा वो इसमें दिया गया। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सिक्किम का भारत में प्रवेश हुआ था। अनुच्छेद 3 ये भी पूछा जाता है, इसमें नए राज्यों का निर्माण और साथ में वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। और ये अधिकार किसे दिया गया है? संसद को। तो इसमें सवाल दो बनते हैं कि नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3 में है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ये संसद को है अधिकार। अनुच्छेद 4 कभी नहीं पूछा जाता, इसमें कुछ विशिष्ट विधियां दी गई है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किया जाता है वो किस तरीके से होगा। तो ये है हमारा पहला भाग संविधान का। अब हम देखेंगे संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इस भाग में ज्यादा सवाल नहीं आते, 2-3 मुख्य सवाल आते हैं। पहली बात कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो किसमें है भाई? भाग 2 में है। कितने अनुच्छेद है इसमें? टोटल 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7। 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। एक और बात पूछी जाती है, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल मतलब अपने यहां पर आदमी को एक ही नागरिकता मिलती है, भारतीय। हम एक दूसरे को कहते रहते हैं बंगाली है, मराठी है, राजस्थानी है, पंजाबी, हरियाणवी, ये स्वीकार्य नहीं है भाई संविधान में। एक राज्य लेकिन अपवाद है, कौन सा? जम्मू कश्मीर। क्यों अपवाद है? क्योंकि यहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती है, जेएंडके की भी और फिर भारत की भी। अच्छा, एक और सवाल आ सकता है और आप अपने जानकारी के लिए याद रखिएगा कि एकल नागरिकता है जैसे भारत में, जैसे ब्रिटेन में, सबसे बड़े उदाहरण ये 2 देश है, ब्रिटेन और भारत। दोहरी नागरिकता जहां लोगों को 2 नागरिकताएं मिलती है एक साथ, वो है यूएसए, अमेरिका। यहां अमेरिका की नागरिकता भी मिलती है और उसके राज्यों की भी। और एक देश ऐसा भी है जहां तिहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लोगों को 3 नागरिकताएं मिलती है, स्विट्जरलैंड की, अपने अपने कैंटन की और उसके बाद में फिर अधीनस्थ जिलों की। इस तरह से देखा जाए तो देखो, एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन, दोहरी नागरिकता यूएसए यानी अमेरिका, तिहरी नागरिकता का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं पक्की आशा करता हूं कि ये तीसरा वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अब चौथे वीडियो में पढ़ेंगे मूल अधिकार। और मूल अधिकार संविधान में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला हिस्सा है। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि अधिकांश विद्यार्थी मूल अधिकारों को लेकर के ही सबसे ज्यादा उलझ चुके होते हैं। हम इन्हें बिल्कुल सुलझाएंगे और साथ में बहुत अच्छे से याद भी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।